हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत। मेरे दोस्तों, जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम बहुत पास है। एक शॉट पे मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा और गारंटी देके कहता हूं कि अगर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में से कोई क्वेश्चन आ गया तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो हम बहुत क्विकली जो है फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज करेंगे। यू गॉट इट। और साथ में मेरे दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी और आपका मेरे दोस्तों डीपीएसपी भी करेंगे। जो मैं बोलूंगा वही याद रखना है, उससे बाहर नहीं जाना है। आई एम टेलिंग यू, ठीक। सबसे पहले आपके सिलेबस में मेंशन्ड है क्या, आपका फंडामेंटल राइट्स। डन। जल्दी जल्दी क्विकली रिवाइज करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल ड्यूटीज। यू गॉट इट, है ना। ये मेंशन्ड है। सबसे पहले आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, कौन से पार्ट में है। ये है मेरे दोस्तों आपका पार्ट 3। इसमें है पार्ट 3, राइट। ये है पार्ट 4 और ये है पार्ट 4 ए। क्या, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4 ए। मैं लिख देता हूं, कभी कभी बहुत हैंग मारता है। एक मिनट, जब मैं बोल रहा हूं इसके बाहर नहीं जाना है आपने, ठीक। दिस इज इन पार्ट 3, ये आपका पार्ट 4 एंड ये पार्ट 4 ए। अब हम कहां से इंस्पायर हुए, कहां से हमने इसका कॉन्सेप्ट उठाया, किन कॉन्स्टिट्यूशन से, याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डन। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से उठाए बच्चा, आपका यूएसएसआर या वहां पे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हो सकता है। मेरी बात क्लियर। अब इसमें और क्या याद करना है, इसके आर्टिकल्स देख लेने। आर्टिकल्स कौन से, ये आर्टिकल्स 12 to 35, ये आर्टिकल 36 to 51 और इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। याद रहेगा, क्लियर है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट है कहां से उठाया। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका में क्या बोलते हैं बच्चा, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, राइट। फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको क्या बोला जाता है बच्चा, आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। याद रहेगा। फंडामेंटल राइट्स का काम क्या है, फंडामेंटल राइट्स का काम है जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके हकों को प्रोटेक्ट करना। ऐसी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, ऐसा कोई सरकार, ऐसी कोई कानून बनाने वाली बॉडी, कोई भी अगर सिटीजन के बेसिक अधिकारों को छीन रही होगी तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये गाइड करते हैं सिटीजन्स को और ये बताते हैं किसको, आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, कि आपने कैसे एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को क्या करना है मेरे दोस्तों, प्रोटेक्ट करना है, राइट। अगर वो बिल्कुल सही है तो। डीपीएसपी का काम क्या है बच्चा, वेलफेयर स्टेट बनाना। वेलफेयर स्टेट मतलब जिसमें सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बच्चा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल और आपका डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल। ये भी आप याद कर लीजिए, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल। याद रखिएगा, मतलब फंडामेंटल राइट्स की अगर उल्लंघना होती है तो बाई लॉ जो है हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पूरी अथॉरिटी है, पूरा मैकेनिज्म है, पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने आप को बचा सकते हैं, राइट। लेकिन डीपीएसपीज में अगर वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए सरकार, यानी कि बच्चा एग्जीक्यूटिव बॉडी, गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव भी आ गया, एग्जीक्यूटिव भी आ गया, ये अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हम इनको एनफोर्स नहीं कर सकते। वी कांट गो टू कोर्ट। For violation of fundamental rights, we can go to court, but for violation of DPSPs, we can't go to courts. Same applies to fundamental duties. Now, what is fundamental duties? Fundamental duties ये बोलते हैं जो भी citizens हैं इंडिया के, उनकी क्या ड्यूटी बनती है उनकी देश के प्रति, उनको क्या चीजें
करनी है ताकि उनकी देश में यूनिटी, इंटेग्रिटी, ब्रदरहुड, एनवायरमेंट पॉल्यूट ना हो, वुमेन की डिग्निटी मेंटेन रहे, वो इनकी ड्यूटी है मेंटेन करना, राइट, ये ड्यूटी है करना। बट फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉट एनफोर्सेबल, यानी कि मतलब अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज में जो जो सिटीजन्स के लिए ड्यूटी बताई गई है अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो यू आर नॉट, दे विल नॉट ड्रैग यू इन द कोर्ट। बट ऐसा नहीं है, अभी आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको इसको इतना याद रखना है, इससे आगे नहीं जाना है बच्चा, ठीक है। अब देखो मैं आ रहा हूं किसमें, फंडामेंटल राइट्स में। देखो बच्चा, इसके बाद आपको फंडामेंटल राइट्स में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स में कितने आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, राइट। तो आप बोलेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, इससे पहले कितने 7। सातवां राइट कौन सा था, मतलब उसको निकाल दिया गया फंडामेंटल राइट से। वो राइट जिसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से निकाल दिया उसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी। क्या नाम है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी को निकालने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना था, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर या बदलने के, अमेंडमेंट में हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें ऑलरेडी जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं, यानी उसमें तब्दीली भी ला सकते हैं। याद रखिएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर लाइज विद व्हाट, योर पार्लियामेंट। मेरी बात क्लियर हो गई। तो बच्चा पार्लियामेंट ने क्या किया, 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में आता था, राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 12वें हिस्से में डाल दिया। यानी कि अब वो तीसरे हिस्से में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो 12वें हिस्से में 12th पार्ट में पाया जाता है और उसका टाइटल क्या रखा है, आर्टिकल 300 कैपिटल ए। बच्चा याद रहेगा। नाउ याद रखिए, आपका मेरे दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट भी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट भी है, क्या बोल रहा हूं, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। बट राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब फंडामेंटल राइट्स उन्हीं राइट्स को बोलेंगे जो एनलिस्ट होंगे, जो कहां पाए जाएंगे, पार्ट 3 में पाए जाएंगे। यानी कि अगर आपको कोई पूछे फंडामेंटल राइट्स क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, बिकॉज पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। फंडामेंटल राइट्स क्या लीगल राइट्स हैं, बिल्कुल हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑल्सो, बट राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये अब क्या है, सिर्फ लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बच्चा मैं चल रहा हूं आगे। अब देखिए मैंने क्या किया है कि आर्टिकल 12 क्या है। बच्चा आपको सिर्फ याद रखने, आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट कौन होगा, स्टेट की डेफिनेशन। यहां पे स्टेट मतलब कौन आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करेगा, कौन आपके हकों को मारेगा, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। किसमें मेंशन था, आर्टिकल 12 में। मतलब अब स्टेट में कौन आ रहा है, हर कोई गवर्नमेंट बॉडी। बच्चा हर कोई गवर्नमेंट बॉडी, पीएम से लेके मेरे दोस्तों आपका नीचे पंचायत के सरपंच तक, आपका नायब तहसीलदार से, तहसीलदार से, डीएसपी से लेके आपका डीजीपी तक, मेरे दोस्तों एवरीबॉडी विच कम्स अंडर गवर्नमेंट और वो किसी तरीके से गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। ये कहां मेंशन है, आर्टिकल 12 में। मेरी बात क्लियर होगी। बच्चा नए नए कानून बना रहे हैं, अब हम नए नए कानून बनाते हैं, नए नए कानून को लागू करते हैं। कभी कभी जो कानून बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के परे जाके कानून बना देते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और कोई कोई कानून बिल्कुल सही ढंग से बनाते हैं, लेकिन उसको जो लागू करने वाली, इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी है वो उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करती। तो ऐसे कोई लॉस जो पार्लियामेंट बना रहा है या एग्जीक्यूट या गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, पुलिस इंप्लीमेंट कर रहा है, नायब तहसीलदार इंप्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है, अगर वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे होंगे तो उन कानून को हम क्या कर सकते हैं, नल डिक्लेयर कर सकते हैं। नल कौन डिक्लेयर करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अंडर आर्टिकल 13। तो 12 क्या बोलता है, 12 बोलता है कि भाई किसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, उसमें स्टेट को डिफाइन किया, स्टेट मतलब गवर्नमेंट यहां पे। और भाई आर्टिकल 13 क्या बोलता है, कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो भाई साहब अगर उल्लंघना करेंगे तो उसको निकाला जाए। हर कोई कानून पार्लियामेंट बना रहा है, प्रेसिडेंट बना रहा है, ऑर्डिनेंस पास करके, कोई भी, मेरे दोस्तों मेरी बात क्लियर। अब देखो बच्चा, आर्टिकल 12 और 13 खत्म हो गया। सबसे पहला आर्टिकल है समानता को लेके, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में 5 आर्टिकल आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18। बच्चा देखो बिल्कुल सिंपल करके बताऊंगा आपको, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम इसको। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, 14 बोलता है बच्चा
इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबसे पहले ये याद रखिएगा, ये यूके का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, यूएसए का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है कि कानून के नजर में सब बराबर है, मैटर नहीं करता कौन या कौन नहीं। मतलब अगर कोई भी कानून की उल्लंघना करेगा सबको सेम सजा मिलेगी, और कोई भी कानून किसी वेलफेयर के लिए आता है तो सबको इक्वली क्या है, ट्रीट किया जाएगा। मेरी बात क्लियर। लेकिन बच्चा आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बोलता है कि सिर्फ सिमिलर सर्कमस्टांसेस, जब सबके हालात सेम होंगे तो उनको सेम ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जब हालात सेम नहीं है, हालात अनइक्वल है, सर्कमस्टांसेस अनइक्वल है, तो उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें क्या बोला कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा सर्कमस्टांसेस को बिना देखे। लेकिन बच्चा इसमें क्या है कि आपको पहले देखा जाएगा कि क्या दोनों इक्वल कंडीशंस में फॉलो कर रहे हैं, क्या दोनों के हालात बिल्कुल बराबर हैं, क्या दोनों की फैमिली जो है इक्वल अमाउंट जो है वो अर्न कर रही है, इक्वल इनकम है उनकी, तो उसी बेसिस पे हम उनको वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर उनमें कहीं पे भी बच्चा डिसिमिलैरिटी हुई तो हम उनको अनइक्वली ट्रीट करेंगे। ये बोलता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बस बाकी कुछ नहीं कर रहा है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि भाई आपकी स्टेट कौन, अभी मैंने बोला स्टेट मतलब जो आर्टिकल 12 में बोला जा रहा है, राइट। तो बोले कोई भी स्टेट यानी गवर्नमेंट जो है कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। किस बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। बच्चा ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन आता है ओनली, मतलब इन ग्राउंड्स पे, इन वजहों पर आप किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। किसको बोल रहे हैं? गवर्नमेंट को बोल रहे हैं। गवर्नमेंट में कौन आ गया? एमपी, एमएलए, हमारा पीएम, सीएम, सब, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सब आगे। आप सिर्फ इस बेसिस पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली बोला गया अगर डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो आप कोर्ट जा सकते हैं। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात कर रहा है बच्चा एम्प्लॉयमेंट की, कि जब भी आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट निकलेगी यानी गवर्नमेंट जॉब में कोई भी अपॉर्चुनिटी निकलती है तो स्टेट का यह फर्ज है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे। अब पीछे जितने ग्राउंड है ना, इनमें बस एक ग्राउंड और ऐड करना है बस आपको। तो बच्चा देखो आर्टिकल 15 क्या है? ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन। बट आर्टिकल 16 क्या है? सिर्फ आपकी इंप्लॉयमेंट में अगर आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो जिसके साथ भेदभाव हुआ है ही कैन मूव टू कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ हिज राइट। मेरी बात क्लियर? तो आर्टिकल 16 में देखो बोला है कि जब भी कोई इंप्लॉयमेंट निकलती है, गवर्नमेंट जॉब निकलती है, तो आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट ऐड हुआ है। डिसेंडेंट, पूर्वज कहां से थे उनके, डिसेंट, आपका मेरे दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ तो रेजिडेंस, इस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो पीछे अगर आप देखेंगे तो डिसेंट नहीं है, इस पे आगे क्या है? डिसेंट है बच्चा। मेरी बात क्लियर? छूतछात, कंप्लीट एबॉलिशन है अनटचेबिलिटी की। जो अनटचेबिलिटी आपको पता ही होगा कितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती थी मेडिवल इंडिया में, आपके एंशिएंट इंडिया में भी आपको देखने को मिलता है जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते थे आप, राइट। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एट एवरी ग्राउंड, मतलब किसी भी फॉर्म में आप छूतछात नहीं करेंगे। किसमें मेंशन किया? आर्टिकल 17। याद रखिएगा अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी है, प्राइवेट इंडिविजुअल यानी जिसका सरकार के साथ किसी भी तरीके का एसोसिएशन नहीं है, ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ना वो कोई सरकार का टेंडर उठा रहा है, ना वो कोई सरकार से फंड ले रहा है, वो भी अगर छूतछात करेगा, छूतछात के बेसिस पे किसी को परेशान करेगा, उसके खिलाफ भी बच्चा क्या हो सकता है? बच्चा हम जा सकते हैं कहां? कोर्ट पे, अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स 18 में आप वो टाइटल्स कभी यूज नहीं करेंगे। राय बहादुर, राजा, महाराजा, दीवान, निजाम, ये जो टाइटल आपको दिए जाते थे ये टाइटल आप यूज नहीं करेंगे। किसमें बोला है? आपका आर्टिकल 18 में। लेकिन बोला एक्सेप्शन क्या है? मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल। अगर आप कर्नल हैं तो आप अपने आगे कर्नल लगाएं, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने आगे डॉक्टर लगाएं, कोई टेंशन नहीं है, वो लगा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी टाइटल नहीं यूज कर सकते। किसमें लिखा है? आर्टिकल 18 में। मेरी बात क्लियर होगी? तो बच्चा हमने 5 आर्टिकल्स खत्म कर दिया, आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद नहीं कर रहा है, ठीक। फिर मैं जा रहा हूं बच्चा किसमें? आपका फ्रीडम को लेकर, राइट को। राइट टू फ्रीडम में कितने आर्टिकल्स आते हैं मेरे दोस्तों? टोटल 4, 19 से 22। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चा किसके बारे में? राइट टू फ्रीडम यानी कि आर्टिकल 19 के बारे में। मेरे दोस्तों आर्टिकल 19 जो है हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को 6 फ्रीडम जो राइट्स है वो गारंटी देता है कि आपके ये जो आजादी के जो आपके हक हैं ये हमेशा हम प्रोटेक्ट करेंगे। पहला क्या है बच्चा? सुनिएगा, पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(a)
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है कि आप किसी भी तरीके से अपने भावनाओं को, अपने ओपिनियन को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, न्यूज़पेपर फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, बिना कुछ बोले, ड्राइंग करे, आपको किसी भी नाटक करके आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर? लेकिन आप कुछ ऐसा एक्सप्रेस मत कर देना जिससे क्या हो भाई साहब, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, कानून व्यवस्था खराब हो जाए। भाई अभी मैं उठ के ऐसे कोई डेरोगेटरी वर्ड बोल दूं हिंदू धर्म के खिलाफ या मुस्लिम धर्म के खिलाफ तो दंगे ना हो जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है कि अगर एप्रोप्रिएट लैंग्वेज आप यूज करेंगे तो आपको कभी रोका नहीं जाएगा। राइट? आप किसी को डिफेम, किसी को बदनाम नहीं कर सकते। सुनते ना आप, कंगना रनाउत ने ऋतिक रोशन पे डिफेमेशन का केस लगा दिया, इस एक्टर ने इस पे डिफेमेशन का केस लगा दिया, मुझे खामखा बदनाम किया जा रहा है। तो आपका स्पीच, आपके ओपिनियन, आपके व्यूज ऐसे नहीं चाहिए आप किसी को खामखा बदनाम करो। आपके व्यूज ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि आप किसी को बच्चा उकसा दो ऑफेंस करने के लिए, किसी को उकसा दो कि गुनाह करे, है ना। आप कोई नेता होते ना ऐसा भयंकर और ऐसा खतरनाक क्या करते हैं मेरे दोस्तों, आपका स्पीच दे देते हैं जिसमें दो गुट, दो कम्युनिटी, कभी कभी दो रिलीजन लड़ पड़ते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ के? फ्रीडम ऑफ असेंबली, आर्टिकल 19(1)(b। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या, हर एक सिटीजन को हक है कि वो पब्लिक प्लेस में असेंबल हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, बट विदाउट आर्म्स। हथियार लेके में नहीं इकट्ठा हो सकता भाई कहीं पे। तो आर्टिकल 19(1)(b बोलता है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू असेंबल पीसफुली। लेकिन याद रखिएगा, जब आपका मेरे दोस्तों इमरजेंसी लगी हो, खास करके नेशनल इमरजेंसी किस वक्त लगती है बच्चा? अगर पाकिस्तान हम पे हमला कर दे, चाइना हम पे हमला कर दे, या हमारे इंटरनल जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो उस वक्त मेरे दोस्तों आपका क्या किया जाता है? धारा 144 लगाई जाती है। यहां पे आप इकट्ठे नहीं हो सकते, आप असेंबल नहीं हो सकते कहीं पे भी। और बच्चा, जब आपकी नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाता है अंडर आर्टिकल 352 ऑन व्हाट ग्राउंड्स, जब बाहर से कोई अटैक हो रहा है तो आप उस वक्त आपके सारे फंडामेंटल राइट्स छीन दिए जाते हैं। आप तब नहीं बोल सकते मैं पब्लिक प्लेस में जाके हम सारे बैठेंगे, मार पड़ती है वहां पे। ठीक है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल 19(1)(c। आप क्या कर सकते हैं? एनजीओ बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। मैं आज उठ के आप सब बच्चों के साथ मिलके बना सकता हूं अनएम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई नहीं हो सकता है। लेकिन उठ के मैं ऐसा नहीं बना सकता ना कि भाई क्या कहते हैं, आजाद कश्मीर या मैं बोलूं आजाद जम्मू जो है एसोसिएशन बनाऊं मैं। क्यों? क्योंकि मैं तंग हूं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने जॉब नहीं निकाली। ये नहीं कर सकता हूं। मेरे पास हक है, मैं एनजीओ बना सकता हूं, यूनियन बना सकता हूं, ट्रेड यूनियन बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बच्चा, आर्टिकल 19(1) आपका डी। जैसे आपको पता होगा जेएंडके पे मिलिटेंसी अटैक हो रहे हैं, है ना, कितने ज्यादा मिलिटेंसी अटैक हुए, तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जैसे डोडा में जिस वक्त भद्रवा और डोडा में जब अटैक हुआ तो वहां पे सारी रोड्स को रोक दिया गया, हाईवे को, आपकी मूवमेंट को रोक दिया गया, आपको घूमने की आजादी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या गलत है? नहीं, सही ग्राउंड पे रोका आपको। ऐसे क्या आप एलओसी के पास जाके या इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जाके घूम सकते हैं, फोन पे बात करते हैं, हाँ भाई क्या हाल है, कैसे कर सकते, गोली मार देगा वहां पे आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया है। और बहुत सारे ट्राइबल एरियाज है, जैसे अगर आपने सुना हो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, यहां पे इनको मिला है इनर लाइन परमिट। क्या मिला है? इनर लाइन परमिट। मतलब उस लाइन के आगे अगर आपको जाना है उसके लिए आपको परमिशन चाहिए और सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए। अगर आपके पास सॉलिड ग्राउंड नहीं है तो आपको उन जंगलों में नहीं जाने दिया जाएगा, कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स इन आवर माइंड, because they don't want to meet us, tribal people, they don't want to meet us, so we can't go inside the jungle, क्योंकि वो उनका कल्चरल और उनका ट्रेडिशनल राइट्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं। मेरी बात क्लियर? तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वहां रुक सकती है आपकी। ठीक है बच्चा? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, यू कैन रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी। ये कौन बोलता है? आपका आर्टिकल 19(1)(e। बट आप कहीं पे रिजाइड कर रहे हैं तो आप ट्राइबल एरियाज पे रिजाइड नहीं कर सकते, और साथ में उस जगह में आपको रिजाइड नहीं करने दिया जाएगा जहां पे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। अब आप मुझे बताओ कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो देश के खिलाफ क्या कर रही थी या कर रही है कि पंगा कर रही हो, इंडियंस ही है। अब वो इंडियन पर्टिकुलर किसी जगह में रहते हैं, सब पूरे दुनिया को सोशल मीडिया से पता चल गया भाई ये पंगा करने वाले बंदे। अब उनको उठा के अगर मुंबई या दिल्ली में लाया जाएगा, क्या लोग दंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो आपकी फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कीपिंग इन इंटरेस्ट द माइंड ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मैं कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट कर सकता हूं। मैं आज टीचिंग छोड़ के मैं आईएएस की तैयारी कर सकता हूं, मैं आईएएस बन सकता हूं। मैं आज टीचिंग छोड़ के नीट के लिए एग्जाम दे सकता हूं। मैं आज टीचिंग छोड़ के वापस 12th स्टार्ट कर सकता हूं। लेकिन प्रोफेशन का मतलब नहीं है मिलिटेंटों की तरह निकले तो गन उठाई तो कहीं पे भी किसी को ठोक दिया,
राइट। तो प्रोफेशन का मतलब है कि आपको कोई भी हक दिया, कोई भी बिजनेस करें, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए। और अगर आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। मतलब मैं सर्जरी कर रहा हूं तो मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री तो होनी चाहिए, एमडी तो होनी चाहिए, तभी तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको प्रैक्टिस कर सकता हूं। आर यू गेटिंग इट? अगर है तो फ्रीली प्रैक्टिस करो, कहीं पे भी, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा ये थे राइट टू फ्रीडम, ठीक। अब आ गया प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20। यानी कि आपने गुनाह नहीं किया है लेकिन आपको सजा दे दी गई, और आपने कोई गुनाह किया जिसकी सजा 2 से 3 साल बनती थी लेकिन आपको 20 साल की सजा दे दी। ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते। कौन करता है? कोर्ट करता है ना। तो भाई अगर कोर्ट कोई ऐसा एक्शन ले रहा है जिसमें आपने कोई ऑफेंस किया ही नहीं और आपको कन्विक्ट कर दिया, दोषी ठहरा दिया, और या आपने कोई ऑफेंस कोई गुनाह किया है, उसके लिए आपको सजा जो है, जो प्रिस्क्राइब्ड जो पनिशमेंट है उससे ज्यादा मिल रही है, तो दिस राइट विल कम टू प्रोटेक्ट यू। दिस राइट विल बिकम द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट शील्ड जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, राइट, है ना। तो याद रखिए कौन सा आपका कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें क्या क्या आता है बच्चा? इसमें 3 चीजें आती हैं। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? देखिए कि जिस टाइम में, यानी कि आज अगर 14 जून है, 14 जून को जो मैं गुनाह कर रहा हूं, उस गुनाह के रिलेटेड जो कानून मुझे सजा दे रहा है, मुझे वही सजा मिलेगी। मुझे जो है वो सजा उस वक्त जो एक्ट कमीशन हुआ है और वो जो एक्ट पनिशमेंट बताता है, मुझे वही सजा मिलेगी। आगे चल के उस सजा का पनिशमेंट ज्यादा उस गुनाह का पनिशमेंट ज्यादा बढ़ जाता है तो मुझ पे असर नहीं पड़ना चाहिए वो। मतलब आज अगर मैं कोई क्राइम कर रहा हूं, उसकी सजा 1 साल है, 2028 में जाके उसकी सजा 20 साल हो जाती है, तो मुझे मेरे दोस्तों आप 20 साल की सजा नहीं दे सकते। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। दूसरा बोलते हैं नो डबल जेपर्डी। नो डबल जेपर्डी का मतलब क्या है? एक ही ऑफेंस के लिए, मतलब मैंने एक बार गुनाह किया, आपने मुझे 2 बार सजा दी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात क्लियर हो गई। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आप जो हैं अपने लिए ही, बच्चा वो नहीं, आपका मतलब आपकी फैमिली का, आपके ब्लड रिलेशन का सबूत, आपका सबूत, आप खुद जो कन्फेस कर रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते दैट आई हैव डन दिस, ये है वो है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बच्चा ये 3 चीजें आप याद रखना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बच्चा क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच among the following was the most controversial fundamental rights? तो है बच्चा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। बस बच्चा ज्यादा इसमें मत जाओ। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A पूछा जा सकता है, बड़ी बार पूछा है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इसको बच्चा क्या किया था? आपके फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया था। राइट टू एजुकेशन वाज एडेड इन द ईयर 2002। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद रहेगा, इसमें बच्चा आपका 6 से 14 साल के बच्चे को ये भैया ड्यूटी है स्टेट की कि उनको कंपलसरी यानी प्राइमरी एजुकेशन वो प्रोवाइड करें। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। बच्चा मुझे बताओ, आपको अरेस्ट करने की पावर किसके पास है? बच्चा पुलिस के पास है ना। आपके हमारे कानून ने, संविधान ने भी ये बोला है कि भाई अरेस्ट जो करेगा वो पुलिस करेगी, सजा कोर्ट देगी। पुलिस गलत भी तो अरेस्ट कर सकती है, ऐसे उठा के रास्ते से, हाँ भाई क्या चक्कर है, क्या प्रॉब्लम है, हाँ आगे से आंख दिखाता है, चल बिठाओ इसको गाड़ी में डालो। तो अगर आपकी इलीगल डिटेंशन है या इलीगली आपको अरेस्ट किया गया है, तो बच्चा उस वक्त आपको कौन सा आर्टिकल जो है प्रोटेक्ट करेगा? दैट इज आर्टिकल 22। कौन प्रोटेक्ट करेगा? दैट इज आर्टिकल 22। याद रहेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यार अब डिटेंशन 2 तरीके की है बच्चा। एक है प्यूनिटिव डिटेंशन, क्या है प्यूनिटिव डिटेंशन? एक है बच्चा आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या है? प्यूनिटिव डिटेंशन। 2 तरीके से आपको डिटेन कर सकते हैं, आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपको अंदर रख सकते हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन में तब आपको अरेस्ट किया जाएगा, कोर्ट ये बोलता है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जब भी कोई बंदे ने गुनाह किया हो और उसके खिलाफ कोई सबूत हो तो आपकी पुलिस जाके उसको अरेस्ट करेगी। जैसे अभी मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट कर देता है, भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो पुलिस आई मुझे अरेस्ट करेगी। लेकिन पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे क्या करना है? नियर बाई मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है, और फिर मजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि भाई मैंने ये जो कंप्लेंट मेरे खिलाफ हुई है कि मैंने ये काम किया भी है कि नहीं किया। अगर मैंने किया है तो ठीक, अगर मैंने नहीं किया है तो मुझे रिलीज कर दिया जाएगा, और अगर मैंने किया होगा मेरे ट्रायल चलेंगे, फिर मैं कन्विक्ट होऊंगा और फिर मुझे सजा मिलेगी। इसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन।
लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको पता होगा कि आर्टिकल 370, जब धारा 370 तोड़ी गई तो उस वक्त जितने भी लोकल पॉलिटिकल लीडर्स थे दूसरी पार्टीज को, उनको अरेस्ट कर दिया गया था घर पे, किनको होटल पे रखा गया, किनको घर पे रखा गया, बाहर जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनको प्रिवेंट किया जा रहा था इसलिए घर पे रख के कि ये कोई ऐसा बाहर जाके कोई स्पीच ना दे दे, है ना, कि जिससे लोग इनसाइट और लॉ एंड ऑर्डर जो है सिचुएशन खराब हो जाए। तो उनके फोन वोन, इनका मीडिया कांटेक्ट, इंटरनेट वगैरह पूरा बंद कर दिया था। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट मेंट टू, है ना, गिव यू पनिशमेंट, इट इज मेंट टू प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग एनी क्राइम। आर यू गेटिंग इट? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं चल रहा हूं अब आगे बचा। देखो अब आगे जो है ना वो आपको बहुत आसान है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। मुझे बताओ 23 क्या बोलता है बच्चा? सिर्फ ये रखना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिकिंग और बैगरी, राइट, मतलब फोर्स लेबर। बस अगर मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या हो गया बच्चा? औरतों का व्यापार, मर्दों का व्यापार, बच्चों का व्यापार। आप इनका व्यापार नहीं कर सकते, ये प्रोफेशन नहीं है कोई। दूसरा, आप किसी को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, और आप अगर किसी को काम करवा रहे हो तो उसका पैसा उसको देना बहुत जरूरी है। आप उसको पैसा भी दे रहे हो, उससे काम भी करवा रहे हो, लेकिन आप उसको मेंटली हरास कर रहे हो, ये नहीं कर सकते। दिस इज द वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि भाई साहब आपकी चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में इट इज प्रोहिबिटेड। ऑल फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज प्रोहिबिटेड। कौन सा बोलता है आपका? आर्टिकल 24। बच्चा सिंपल आर्टिकल 23 में बीच में नहीं जाएंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, बैगरी, बस। और आर्टिकल 24 क्या होगा बच्चा? चिल्ड्रन की अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से बैंड है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बच्चा क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप मुस्लिम हैं, ठीक है, आप नास्तिक हैं, कुछ भी हैं, तो आपको हक दिए गए हैं कि आप अपनी सोच, अपनी भावनाएं जो आपको जोड़ के रखती है ऊपर वाले से या आपको पीस देती है, उसके रिलेटेड हक जो है आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में दिए हैं आर्टिकल 25 से 28 में। ठीक, मैं तो आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि आपको इसमें सिर्फ क्या करना है, सबके टाइटल याद करने। आर्टिकल 25 का टाइटल याद कर लेना। आर्टिकल 25 का टाइटल क्या है बच्चा? फ्रीडम ऑफ फ्री कॉन्शियस, है ना, फ्री कॉन्शियस, राइट, प्रोपोगेशन, राइट, ये याद करना है आपको। लेकिन मैं आपको बोलूंगा अगर ये आप स्किप भी कर दोगे बहुत कम चांसेस आपको क्वेश्चन आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश करिएगा कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक सिर्फ टाइटल याद रख लीजिएगा। बच्चा माइनॉरिटीज को लेके जो राइट हैं वो कहां मेंशन्ड हैं? तो याद रखना माइनॉरिटीज को लेकर राइट जो मेंशन्ड है वो कहां है मेरे दोस्तों? आपके आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में। ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 बोलता है कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, क्या आर्टिकल 19 सॉरी आर्टिकल 29 ये बोलता है कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, क्या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या ग्रुप या कोई सेक्शन जिसकी भाषा बहुत डिफरेंट है, जिसकी स्क्रिप्ट बहुत डिफरेंट है, जिसकी बच्चा आपका कस्टम्स बहुत डिफरेंट है, जिसका कल्चर बहुत डिफरेंट है, ठीक है, और वो बहुत कम है, तो उनके पास पूरा हक है कि वो अपनी भाषा, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट विल हेल्प देम, गवर्नमेंट विल गिव फुल सपोर्ट टू देम इन प्रोटेक्टिंग देयर व्हाट? दिस लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कस्टम। मेरी बात क्लियर? आर्टिकल 30 क्या है बच्चा? याद रखना आर्टिकल 30 जो है वो आपका रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप दोनों को दिया जाता है। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप जो भी माइनॉरिटीज में, उनकी प्रोटेक्शन। डोगरी लैंग्वेज माइनॉरिटी है तो डोगरों के पास पूरा हक है कि अपने इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज। सिख माइनॉरिटी है, सिखों के पास पूरा हक है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उनका फुल सपोर्ट करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मेरे दोस्तों अगर इनमें से कोई भी आपका राइट वायलेट हो जाता है, इनमें से कोई भी आपका राइट वायलेट हो जाता है, देन हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू? इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 रेमेडी बताता है, इलाज बताता है कि ये अगर सारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएंगे तो आप किसके पास जा सकते हैं? यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। आप किसके पास जा सकते हैं? यू कैन गो टू हाई कोर्ट।
अब ये क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 लीगल ऑर्डर इश्यू करेगा। किस बंदे के खिलाफ? जिस बंदे ने आपका हक छीना है। उसी लीगल ऑर्डर को क्या बोलते हैं बच्चा? हम रिट बोलते हैं। उसी लीगल ऑर्डर को क्या बोलते हैं? हम रिट बोलते हैं। अब रिट कितने तरीके की है बच्चा? रिट 5 रिट्स है। कितनी है? 5 रिट्स। आपका हेबियस कॉर्पस, राइट, आपका मैंडमस, आपका प्रोहिबिशन, आपका सर्शियोररी और आपका मेरे दोस्तों आ गया कोवरेंटो। ये है 5 राइट्स। हेबियस कॉर्पस कोई भी आपकी अगर इलीगल डिटेंशन करता है तो, इलीगली अगर कोई आपको डिटेन कर रहा है, पुलिस ने आपको इलीगली डिटेन कर लिया, आप 18 साल के हो गए, आपके घर वालों ने आपको इलीगली डिटेन कर लिया, आपके ऑफिस में मैनेजर ने आपको इलीगली डिटेन कर लिया, तो आप उसके खिलाफ जो है ये कोर्ट हेबियस कॉर्पस को क्या करेगा? इशू करेगा। इस ऑर्डर को इशू करेगा उसके खिलाफ। उसको बोलेगा टू हैव द बॉडी ऑफ, भाई उस बंदे को मेरे पास लेके आओ, आपने जिसको डिटेन किया उस बंदे को मेरे पास लेके आओ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हेबियस कॉर्पस की रिट तब इशू नहीं होती है जब लीगल डिटेंशन हो, ग्राउंड जो है आपके बिल्कुल लीगल, हाँ भाई ये इसने किया, जब कोर्ट ने खुद डिटेन किया हो, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की कोई उल्लंघना करेगा, उस वक्त आपको हेबियस कॉर्पस इशू नहीं होगी। मैंडामस किसको इशू होती है बच्चा? कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो अपनी ड्यूटीज, जो उसे ड्यूटीज दी गई हैं करने के लिए, वो ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है रिट इशू होती है। इसका नाम है मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड यू। वी कौन? सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं और हाई कोर्ट बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, यानी बोथ हैव द राइट टू इशू रिट्स अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो आपका वी कमांड यू कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करें, और ऐसा भी हो सकता है इसको निकाला जाए। बच्चा देखो, प्रोहिबिशन और सर्शियोररी ये आपके जुडिशियल रिट्स है, यानी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पर क्या कर सकती है? ये इशू कर सकती है। कब? जब लोअर कोर्ट अपनी ज्यूरिस्डिक्शन से, अपनी पावर के बियॉन्ड जाके कोई डिसीजन दे रही है, कोई वर्डिक्ट दे रही है। जैसे लोअर कोर्ट के पास यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये आपका पावर नहीं है कि वो कैपिटल पनिशमेंट दे पाए। अगर उसको कैपिटल पनिशमेंट देनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, फर्स्ट दैट कोर्ट हैज टू टेक एडवाइस ऑफ व्हाट और रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? योर हाई कोर्ट। लेकिन अगर लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिना हाई कोर्ट के परमिशन के कैपिटल पनिशमेंट देता है तो इट गोज बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन। उस वक्त हाई कोर्ट रेट इशू करेगी लोअर कोर्ट के खिलाफ, प्रोहिबिट करेगी, टू स्टॉप, कि भाई तुम यहीं रुक जाओ, इट इज रॉन्ग, तुम अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जा रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने जो गुनाह किया उसके लिए मुझे 2 साल की सजा मिलनी चाहिए थी, मुझे लोअर कोर्ट ने सजा दी है 5 साल की, तो आई कैन गो टू व्हाट? आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब बच्चा सर्शियोररी क्या है? प्रोहिबिशन सिर्फ क्या करता है बच्चा? प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट को कुछ आगे फर्दर एक्शन लेने से। लेकिन बच्चा सर्शियोररी प्रिवेंट भी करता है, साथ में उसको बच्चा ठीक भी करता है, उसको रेक्टिफाई भी करता है, उसको रेक्टिफाई भी करता है। मेरी बात आपको क्लियर? उसको हील भी करता है। कैसे? कि वो डिसीजन पूरा, वो सर्शियोररी अगर रिट इशू होगी तो केस पेंडिंग विद व्हाट लोअर कोर्ट विल बी ट्रांसफर टू हायर कोर्ट। हायर कोर्ट पिछला वर्डिक्ट पूरा कैंसिल कर सकता है और नया वर्डिक्ट दे सकता है। कोवरेंटो अगर कोई भी ऐसी पब्लिक जॉब पे, पब्लिक अथॉरिटी में बैठा हुआ है ना, कुछ गफला करके, तो उसके खिलाफ ये रिट इशू होती है कोवरेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग एट दिस पोजीशन। मैं सिलेक्ट हो रहा हूं, मैंने गलत तरीके से कैटेगरी बना के सिलेक्शन ले ली, तो दिस रिट विल बी इशूड अगेंस्ट मी एंड ऑल्सो अगेंस्ट दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिन्होंने मुझे ये रिट इशू करी कि भाई तुमने किस अथॉरिटी से इसको बिठा दिया यहां पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ के मेरे दोस्तों, ये था फंडामेंटल राइट्स, इससे बाहर मत जाइएगा। बस बच्चा आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बच्चा अगर आप मुझे पूछोगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा सिंपल, ये इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। किसको दे रहा है बच्चा? आपके सरकार को, यानी किसको बच्चा? स्टेट को। स्टेट कौन है बच्चा? स्टेट सब आपका लेजिस्लेटिव बॉडी यानी जो कानून बना रही है, और कौन? आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी जो क्या कर रही है बच्चा? कानून लागू कर रही है। इनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपको इन प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे हिस्से में जो प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, जो मेंशन किए हैं मैंने, आपको उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। कभी भी कोई कानून बना रहे हो या कानून लागू कर रहे हो
तो उन प्रिंसिपल्स को देखते हुए कानून बनाना, उन प्रिंसिपल्स को देखते हुए मेरे दोस्तों क्या करना, कानून को लागू करना। क्योंकि ये प्रिंसिपल्स अगर आप लागू करेंगे कानून बनाते हुए, राइट, लागू करेंगे कानून को इंप्लीमेंट करते हुए, तो बच्चा आप जो है सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो दे पाएंगे लोगों को। सोशली भी सोशल जस्टिस भी मिलेगी, इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलेगी। और इन प्रिंसिपल्स के थ्रू जो है अगर आप कानून को बनाते हैं, कानून को लागू करते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपको इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है जिसमें सबका भला हो, सबको इक्वालिटी मिले, चाहे अपॉर्चुनिटी की बात आए, चाहे पॉलिटिकल ग्राउंड में बात आए, चाहे सोशल ग्राउंड में बात आए, चाहे इकोनॉमिक ग्राउंड में बात आए, सबका भला हो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है बच्चा, इनको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस इनको कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम अमंग देम ऑल, सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है मेरे दोस्तों कि आपको इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो क्या डीपीएसपी कहां से आई ये हमने जाना है बच्चा। डीपीएसपी पूरे दुनिया में सबसे पहली बार स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में आए थे। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से भाई साहब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से जब ये इंस्पायर हुए, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को इंट्रोड्यूस किया। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 को पढ़ के बच्चा हमारे फोर फादर्स इंस्पायर हुए और हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी के आइडिया को लिया, इसके सोर्स को लिया और हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का अटूट हिस्सा बनाया। कितने आर्टिकल से बच्चा? आर्टिकल 36 to 51 लिया। कहां से? आयरिश ने। आयरिश ने कहां से लिया? स्पेनिश से। बच्चा आर्टिकल 37 का क्या मतलब है? जो आर्टिकल 12 का मतलब था ना बच्चा आपका फंडामेंटल राइट्स में, सेम आर्टिकल 37 का मतलब है किसका? आपका मेरे दोस्तों डीपीएसपी में। मेरी बात आपको क्लियर होगी। मैंने आपको क्या बोला? डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है, आप कोर्ट पे नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिसेबल है। ये अगर नहीं करते तो आप कोर्ट पे नहीं जा सकते बच्चा। अब अगर डीपीएसपी बहुत सारे, मैं आपको सारे रिकमेंड करूंगा, पागल हो जाओगे याद करते करते, ठीक? तो मैं कुछ कुछ रिकमेंड करूंगा आपको याद करें, वही याद रखना। अब डीपीएसपी की अगर आप पढ़ोगे ना उन प्रिंसिपल्स को पढ़ो, है ना, उन प्रिंसिपल्स को पढ़ते हुए देखना आपको किसी की विचारधारा दिखेगी। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि जब अगर आपने गांधी जी को पढ़ा तो आपको लगेगा यार गांधी जी ऐसी ही बातें करते थे। तो आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए डीपीएसपी क्लासिफाइड है 3 में। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी क्लासिफिकेशन नहीं की है। दिस क्लासिफिकेशन इज डन बाय अस ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल सोर्स एंड ऑब्जेक्टिव। और उस बेसिस पे कितने प्रिंसिपल्स? 3, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया है, आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल के समाज में सबका भला होना चाहिए, इक्वालिटी प्रमोट करनी है, एंश्योर करना है कि भाई साहब सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सबको इंसाफ मिले, कोशिश करनी है कम से कम इन इक्वालिटी हो, ये बोलता है आर्टिकल 38। बच्चा 3-4 चीजें याद रखो कि स्टेट का काम है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शंस किसको दे रही है? स्टेट को। स्टेट कौन है? आपका लेजिस्लेटिव और आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी। कि आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप लोगों का भला करने के लिए आप इंश्योर करेंगे कि उनको सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इंसाफ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कई लोग बोलते हैं कि हमें पॉलिटिकली क्या किया जाता है, बैकलैश किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आज तक ये बात बोलते हैं कि ना कोई होम मिनिस्टर रहा है, ना कोई डिफेंस मिनिस्टर रहा है, ना कोई फाइनेंस मिनिस्टर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। क्या हम पॉलिटिकल इतने इनकैपेबल हैं, इतने इनकॉम्पिटेंट हैं? तो आपको पॉलिटिकल जस्टिस करनी है। उन लोगों को अगर जोड़ना है तो पॉलिटिकली साउंड करो, ज्यादा वहां पे एमपी की सीट्स हो, तभी मणिपुर में इश्यू खत्म हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वहां से क्या रिक्रूट करो, किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट में, तभी जाके आप चीजों को खत्म कर सकते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ के मिनिमाइजिंग इक्वालिटी, जितनी कम से कम जो है भेदभाव को कम कर सकते उतना सही रहेगा, असमानता को कम कर सकते उतना सही रहेगा। ये क्या दर्शाता है बच्चा? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, है ना, सामाजिक विचारधारा। आर्टिकल 39 ये बोल रहा है कि भाई स्टेट को ध्यान रखना है, सबको एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड मिलनी चाहिए, अपनी गुजर बसर करने के लिए एक बढ़िया जॉब होनी चाहिए उनके पास। आपको इंश्योर करना है कि जो धन है वो कहीं चंद लोगों के बीच में ना रहे। ये प्रॉब्लम है आज इंडिया में बच्चा, आपके अराउंड 2 से 3% लोगों के पास 80 से 90% जो है वेल्थ है उनके पास, बाकी इंडिया गुर्बत में है। तो ये आपकी वेल्थ की कंसंट्रेशन जो कुछ लोगों के बीच में कम होनी चाहिए, ऐसे कानून लाओ आप, राइट? जो भी काम कर रहे हैं औरत और वुमेन, मैन एंड वुमेन, जो भी काम कर रहे हैं, राइट, सेम काम कर रहे हैं, सेम पे, भेदभाव नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर।
तो ये क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। यही दो याद रखें, इसमें कहीं ज्यादा हैं, मैं सारे नहीं बोल रहा आपको याद करने के लिए। फिर आ गया बच्चा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या बोलता है कि विलेज पंचायत बनाओ ताकि गांव स्ट्रांग हो पाए, गांव के लोगों की आवाज सुन पाए, गांव अपने लिए कानून बना पाए, गांव अपने गांव में हो रही प्रॉब्लम्स जो है वहां के गांव के लोग जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। विलेज पंचायत बनाओ, इनको फंड दो, इनको पैसा दो, ताकि वो उन पैसों से अपने गांव की सड़कें बना पाए, अपने गांव की सब्जी मंडी बना पाए, अपने गांव के खेत को हरियाली रख पाए, उनमें अपने गांव के जंगलों को बचा पाए, वहां पे साफ पानी मिले। राइट, तो ऑर्गेनाइज करना है क्या, विलेज पंचायत। सिर्फ ये याद रखो बस। आर्टिकल 40 कॉटेज इंडस्ट्रीज, याद है ना आपको, ज्यादा से ज्यादा कॉटेज इंडस्ट्रीज, गांधी जी बहुत इसमें पीछे पड़े थे। आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज। मेरी बात क्लियर हो गई, बस इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आर्टिकल 46 एजुकेशन, एसटी एससी के लिए कितने लड़े हैं, एससी के लिए हरिजन बोलते थे गांधी जी इसको। एसटी एससी की एजुकेशन को प्रमोट करना है। बहुत सारे वीकर सेक्शंस हैं हमारे समाज में, जिनको जो पिछड़े हुए उनको उठाना है। जैसे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है ना, बहुत पिछड़ी हुई थी, आप देखो उनको इतना प्रमोट कर करके उनके लिए स्कीम्स लाई, उनको एजुकेशन आईआईटी एनआईटीज में उनको बहुत कम मार्क्स लेते भी थे, उनको एडमिशन दे देते थे, सीट रिजर्व थी। ये करना है आपको, आर्टिकल 46 है। आर्टिकल 47 शराब पीना बंद। ऐसे कानून मत लेके आ जाना कल को कि ठेके लगा दो। ऐसे कानून नहीं होने चाहिए जिसमें इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस पे रोक ना लगाई जाए। मेरी बात क्लियर होगी। आर्टिकल 48 बचा क्या, गांव हत्या। हमारे कैटल्स, हमारे मिल्क्स को मारना नहीं है और हमारे ब्रीड्स को इंप्रूव करना है, किसमें, आर्टिकल 48 में। और लास्ट आर्टिकल 44 क्या बोल रहा है बच्चा, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोल रहा है ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड। डन बच्चा, चल रहा हूं मैं आगे आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज में। बच्चा याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट देयर, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द ईयर 1976। और बच्चा याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसके रिकमेंडेशन पे ऐड की गई, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से की गई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां लाया गया बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। कौन से ईयर में ऐड किया गया, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, 1976 से। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुए, रशिया बोलिए या यूएसएसआर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई। और आपके कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा पार्ट डील करता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ, दैट इज पार्ट 4A। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल ए की है, आर्टिकल 51A। बच्चा यहां से क्वेश्चन ना निकला मुझे पकड़ना, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज में से क्वेश्चन आया, यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्या किस कमेटी के रिकमेंडेशन में आया, स्वर्ण सिंह मेहता। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से ईयर में आया, 1976 में। कौन से अमेंडमेंट से आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया, पार्ट 4A। ओरिजिनली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे बच्चा, 10 थे। 11वीं कब ऐड हुई, 2002 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई। राइट, मेरी बात क्लियर। अब बच्चा फंडामेंटल ड्यूटीज इतनी आसान है कि आपको दिक्कत आएगी नहीं, कि हमें हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नक्शे कदम पे चलना है। हमें अपने इंस्टीट्यूशंस, उनकी विचारधारा, हमें अपने झंडे को, हमें अपने नेशनल एंथम को, राष्ट्रगान को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। हमें जितने भी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल हुई, जो लड़ाई हुई, जो कुर्बानियां हुई, उन कुर्बानियों को हमें याद रखना है और उनके नक्शे कदम पे चलना है। उसके बाद कंट्री की बच्चा आपकी अखंडता, एकता, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, इसको बचाना है। कंट्री को जब हमारी जरूरत पड़े, कल को वॉर हो जाती है चाइना के साथ, जरूरत पड़ती है, हम जाएंगे उठ के। कंट्री को जब हमारी जरूरत पड़ेगी, कंट्री को डिफेंड करने के लिए हमारी जरूरत है, दो वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वी हैव टू हेल्प आवर कंट्री। दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। यू गॉट इट, समझ गए। नेक्स्ट चल रहा हूं मैं, मेरे दोस्तों, हार्मनी प्रमोट करना है, भाईचारा सब में, सब धर्मों में, हर भाषा की रिस्पेक्ट करनी है। डोगरी का मजाक नहीं उड़ाना, उर्दू का मजाक नहीं उड़ाना, कश्मीरी का मजाक नहीं उड़ाना, पंजाबी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी दूसरे धर्म का मजाक नहीं उड़ाना। और स्पेशली औरतों की इज्जत करनी, औरतों की इज्जत करनी। औरतों को कभी भी ऐसा काम ना करें, उन सब चीजों को त्याग दें जिससे औरतों की छवि जो है वो क्या होती हो, खराब होती हो। मेरी बात क्लियर होगी। कंट्री की रिच हेरिटेज जो है, उसको, विरासत जो है कंट्री की, उसको प्रोटेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल एनवायरनमेंट, कितनी बुरी हालत है हमारी,
नदियां खराब कर दी हैं, झीलें खराब कर दी हैं, जंगल आग लगा देते हैं पागलों की तरह। हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, हमारे अंदर रैशनलिज्म होना चाहिए कि अगर कोई चीज हमारे पास आ रही है हम आंख बंद करके उसको फॉलो ना करें, सुने समझें फिर आगे चलें। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना। हमेशा एक्सेल करें, हमेशा जो कर रहे हैं उसमें इतना जबरदस्त परफॉर्म करें कि आपका नाम, आपके परिवार का नाम, आपके मोहल्ले का नाम बने बने, साथ में आपके देश का नाम भी ऊंचा हो आपके इस काम से। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी बच्चा किसमें, आपके 2002 में। मेरी बात आपको क्लियर होगी, 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, क्या कि भाई 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। बच्चा इससे बाहर नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू। और दूसरी बात मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं, बच्चा अभी भी एमसीक्यू सबसे ज्यादा करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंजिल भारत का आपको मेरे दोस्तों ऐप मिल जाएगी, एंड्रॉइड का भी, आईफोन का ऐप में क्लिक करें, सिर्फ 99 रुपीज में 5 टेस्ट हैं, दबा के इन टेस्ट को दे, बार बार इन टेस्ट को करें। और बच्चे इसमें स्पेशलाइजेशन पे बहुत फोकस किया है हमने, और आपको यहां पे स्पेशलाइजेशन का नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मंजिल भारत ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें। जो भी लड़कियां, जो बच्चे ये पेपर दे रहे हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचाएं, बच्चा जरूर वीडियो पहुंचाएं, बहुत फायदा होगा। और जब पेपर होगा, पेपर होने के बाद जरूर आके कमेंट करना इस वीडियो के नीचे कि कहां से क्वेश्चन आए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।